जी। अच्छा जी, कल हमने जो पढ़ा था उसको ज़रा रिवाइज कर लें। आपकी इंटेंशन थी प्लांट इंपोर्ट करने की। ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है 5A। जिन हजरात ने कल फिज़िकल क्लास ली थी सुबह वाली, उधर मैंने ये डायग्राम नहीं बनाई थी, तो इसलिए वो हजरात भी इसको ज़रा नोट कर लें। तो आपकी इंटेंशन है प्लांट इंपोर्ट करने की। आपने अप्लाई किया था FBR को किसके लिए? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए। FBR आपको रजिस्टर कर देगा 60 दिनों के लिए 72 घंटे में, अगर आप जमा करा दें लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड। क्या जमा करवा दें आप? लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड। अब आप इंपोर्ट करें प्लांट, लेकिन एक काम आपने करना है, आप डिपॉजिट कराएंगे। यू विल डिपॉजिट अ पोस्ट डेटेड चेक। आप एक पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाएंगे कि यार ये चेक है, आगे के डेट का ये ले लें। अगर फिर भी लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड आपने जमा ना करवाई 60 दिनों में, तो दो सजाएं मिलेंगी। नंबर 1, आपकी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? डिसेबल। और आपका चेक क्या हो जाएगा? इन कैश हो जाएगा। और एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपका होमवर्क होगा चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर बता दें। अहमर वाला 398। कैमरा उधर ही रखो, किसी ने अगर तस्वीर लेनी है। पेज 493 निकाल लें जी। अगर आप एक वक्त में दो सेक्टर्स में डील कर रहे हैं, यानी आपने सेल्स टैक्स भी जमा करवाना है और फेडरल एक्साइज भी जमा करवाना है। एक वक्त में आप कितने सेक्टर्स में डील कर रहे हैं? दो सेक्टर्स में। आपने सेल्स टैक्स भी जमा करवाना है और फेडरल एक्साइज भी जमा करवाना है। तो ऐसी सूरत में आप एक ही रिटर्न जमा करवा दें। फर्ज कर लें सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है आपने 15 को, और फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा करवानी है आपने 20 को। फेडरल एक्साइज की रिटर्न कब जमा करवानी होती है हमें तो नहीं पता, क्योंकि फेडरल एक्साइज हमारे सिलेबस में नहीं है। यार वो इसी में था। तो सेल्स टैक्स की रिटर्न आपने जमा करवानी है 15 को, फेडरल एक्साइज की 20 को। अब आप 15 और 20 दोनों को ना जाएं, आप देखें सेल्स टैक्स ज़्यादा बन रहा है या फेडरल एक्साइज ज़्यादा बन रहा है। जो जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो उस तारीख को चले जाएं। फ़र्ज़ करें आप डिसाइड करते हैं कि मेरी फेडरल एक्साइज की एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप फिर रिटर्न 15 को ना लेके जाएं, आप बेशक 20 को दोनों की रिटर्न इकट्ठी जमा करा दें। और अगर फेडरल एक्साइज ज़्यादा है, तो सेल्स टैक्स सॉरी ज़्यादा है, तो फिर 15 को चले जाएं आप। Where a person operates in different sectors where different dates of filing of return have been prescribed in sales tax और फेडरल एक्साइज, he shall file a single return for all sectors। तो सबके लिए एक ही रिटर्न जमा करा दें बाय द ड्यू डेट। लेकिन किस किस तारीख तक? एप्लीकेबल टू हिज मेजर एक्टिविटी। अच्छा जी, इंडिविजुअल्स साल में 12 रिटर्न्स जमा करवाएंगे हर महीने की, और कंपनीज साल में 13 रिटर्न्स जमा कराएंगी। 12 हर महीने की और एक सालाना। ये जो सालाना रिटर्न होगी ये अलग से कोई रिटर्न नहीं होगी, बस ये उन्हीं 12 की समरी होगी। तो बस कंपनी साल में 13 रिटर्न्स जमा करवाएंगी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विच इज़ अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी शेल फाइल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न। सालाना भी आप जमा करवाएंगे। वो तारीख वही है जिस तरह इनकम टैक्स में थी, 30 सितंबर, लेकिन फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर नहीं लिख के आना आपने, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बाद जो 30 सितंबर आएगा, ये होगी जी सालाना सेल्स टैक्स रिटर्न। किसकी? कंपनी की। ओके।
अगली वाली 3-4 लाइनें तो हमने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी चैप्टर 15 में कि द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली और वेब शेल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न एंड द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द करेक्टनेस ऑफ डाटा। मैंने लिखवाया था बस। बोर्ड रूल बताएगा कि इसका डाटा कब करेक्ट होगा, एलिजिबल करेक्ट होगा, और CS या लॉयर उसको बनाएंगे रिटर्न को, हु विल टाइप द डाटा, जो आपकी रिटर्न का डाटा टाइप करेंगे और जमा करा देंगे इलेक्ट्रॉनिकली अंडर पासवर्ड। पासवर्ड वगैरह लगे होंगे, अपने पासवर्ड यूज़ करके, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके उसको जमा करा देंगे। फाइनेंशियल ईयर 30 जून होता है, हुकूमत का साल, तो फाइनेंशियल ईयर 30 जून है। 30 जून के बाद जो 30 सितंबर आएगा। ओके, सेल्स टैक्स में बड़ी ख़तरनाक बात है कि मैनुअल रिटर्न नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जमा करानी है आपने। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न शेल फाइल देम इलेक्ट्रॉनिकली। स्टेटमेंट अगर कोई जमा करानी हो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में कोई नहीं है वैसे। FR2 में भी लेट आते हो आप। पॉइंट 7, आ रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करानी है बट पे द सेल्स टैक्स इन एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक। रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करा दें और पैसे बैंक में जमा करवा दें। और प्रिस्क्राइब पेमेंट चालान, जैसे ICAP का चालान होता है पेमेंट का, उस तरह का वो चालान जमा करा दें, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, या फिर रिटर्न के पैसे इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा कराए जा सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। इन केसेस वे ड्यू डेट इज़ 15, कहते हैं जहाँ पे ड्यू डेट 15 है, हमारे तो है ही 15, इन केसेस का लफ्ज़ की कोई ख़ास तुक नहीं बन रही। हमें तो पता है कि रिटर्न 15 को जमा करानी होती है, फरवरी वाली 15 मार्च को, मार्च वाली 15 अप्रैल को। इन केस पे ड्यू डेट इज़ 15, द टैक्स सेल बी डिपॉजिटेड बाय 15, तो याद रखना टैक्स 15 को ही जमा कराने। हाउएवर द रिटर्न मे बी डिपॉजिटेड बाय 18, लेकिन रिटर्न आप 18 को भी जमा करा सकते हैं। अब ये तो हमें उल्टी सी बात लग रही है कि टैक्स पहले जमा करा दो 15 को, रिटर्न 18 को जमा कराओ। तो भाई टैक्स जो जमा कराया वो रिटर्न बना के ही जमा कराया होगा ना। तो हम पागल हैं, दीवाने हैं कि हमने पहले जो है वो टैक्स जमा करवा दिया तो रिटर्न बाद में बना रहे हैं। रिटर्न बाद में बना के क्या करना है? तो बात थोड़ी सी दिखने में उल्टी सी लग रही है। इसकी रीज़न सुन लें। असल में बैंक का सिस्टम कभी कभी डाउन होता है, तो उस फैक्टर को उसने इनकॉर्पोरेट किया। प्रैक्टिकली ये होगा कि यू विल प्रिपेयर रिटर्न ऑन 15 को आप रिटर्न बना लेंगे। यू विल पे टैक्स ऑन 15 को आप टैक्स जमा कराएंगे। बैंक में इशू, अगर बैंक का सिस्टम 15 को डाउन हो जाए, बैंक में इशू रसीद ऑन 18, बैंक लेट करके रसीद आपको लेट करके दे दे, 18 को दे। बैंक का सिस्टम डाउन हो गया, पैसे आपके रिसीव हो गए लेकिन सिस्टम में शो नहीं हो रहे। कई दफ़ा आपने सुना होगा इस तरह इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों में मसले आते हैं, पैसे जमा करा देते हैं, शो नहीं हो रहे होते, ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही होती। तो बैंक में इशू रसीद ऑन 18, ये 2-3 दिन वो बैंक को दिए गए हैं असल में। अब बैंक ने आपको रसीद दे दी, जब रसीद दे दी तो रसीद का एक नंबर होगा, वो रसीद नंबर आप रिटर्न में डालें कि फ़लाँ रसीद नंबर के तहत मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। अब रिटर्न जमा करा दें FPR के ख़जाने में। नाउ यू विल फाइल रिटर्न। पहले क्या की थी? फाइल की थी, प्रिपेयर की थी? सिर्फ पहले प्रिपेयर की थी। नाउ यू विल फाइल रिटर्न बाय 18 तक अब आप रिटर्न जमा करवा दें FPR को। तो इस वजह से ये कुछ अजीब सी बात है कि पैसे 15 को जमा कराने हैं, रिटर्न में रिलैक्सेशन है, वो आप 18 को भी जमा करा सकते हैं। यार पेज नंबर है 493। लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आप जहन में रख लें, रिटर्न ही 18 को जमा करानी होती है। हत्ता कि ICAP के पेपर में सवाल आया कि रिटर्न कब जमा करवानी है, आपने बताना है 18 को। तो वो जो मैंने पुरानी बात हम करते थे ना 15, अब उसको जहन से डिलीट कर दें। कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल आया कि फ़लाँ बंदे ने रिटर्न जमा करवानी है, कब? आपको ये 18 तक करानी है।
उधर कोई ऐसी बात लिखी नहीं हुई, प्रैक्टिकली हो सकता तो। अच्छा, हाँ जी ये हजरात के आने का वेट किया जा रहा था। पेज 491। ये पेज हम कर लेंगे ना, तो इसके बाद जो चैप्टर का अगला हिस्सा है वो बड़ा आसान है, वो न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप थ्योरी है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर समझ लें फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कल हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, फिर ईद के बाद से सेल्स टैक्स का वो पोर्शन शुरू करेंगे जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। कल को थोड़ा सा टाइम जुमे के बाद भी निकाल लीजिएगा, तो आधा पौना घंटा। नहीं मैं बता रहा हूँ आप मेरे से मैं मशवरा मांग रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसी कोई हल्का फुल्का न्यूमेरिकल कर लेंगे जाते जाते, इसी 3-4 दिन आप बोर होंगे ना, न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो मैंने बता दिया, ईद से पहले दिन आप ये सेल्स टैक्स को अच्छी तरह याद कर लें सैटरडे को, और ईद वाले दिन जो है वो आप फिर टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर रिवाइज़ कर लें, बिजनेस का चैप्टर भूला होगा वो रिवाइज़ कर लें, और फिर उससे अगले दिन न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लें। पॉइंट 1, वेयर कमिश्नर इज मुतमईन दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड अ फेक इनवॉइस। अच्छा, मैंने एक दिन आपको बताया था सस्पेंशन को हम समझेंगे मुलजिम और ब्लैक लिस्टिंग को हम समझेंगे मुजरिम, तो इस सफ़े पे मुलजिम मुजरिम दोनों की बात होने लगी है। तो वेयर अ कमिश्नर इज मुतमईन दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन, मिसाल के तौर पे जनरल टायर, हैज़ इशूड फेक इनवॉइस, उसने कोई फेक इनवॉइस इशू किया या टैक्स मारा है। अच्छा, इनवॉइस इशू किसे करते हैं, और इनवॉइस इशू करते हैं जो बंदा हमारी दुकान पे चीज़ें लेने आता है उससे इशू करते हैं, यानी जनरल टायर वाले होंडा को इनवॉइस इशू करेंगे। वेयर कमिश्नर इज मुतमईन दैट जनरल टायर हैज इशूड अ फेक इनवॉइस, जनरल टायर हैज इवेडेड टैक्स, जनरल टायर हैज कमिटेड टैक्स फ्रॉड, रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड, इनको मुलजिम करार दे दिया जाएगा थ्रू द सिस्टम विदाउट प्रायर नोटिस। मुलजिम करार देने से पहले ये नहीं कान में आके बताया जाएगा भाई थोड़ी देर में आके ना हम आपको मुलजिम कहने लगे हैं, तो मुलजिम करार देने से पहले कोई नोटिस नहीं होगा, बस सीधा जाके कह दिया जाएगा कि आप क्या हैं, मुलजिम हैं, विदाउट नोटिस। लेकिन पेंडिंग इंक्वायरी का मतलब क्या है, अब इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि आपको मुजरिम बनाना है या नहीं, पेंडिंग इंक्वायरी शुरू कर देंगे वो। तो एक काम करना है, एक नहीं करना, मुलजिम कहते हुए उससे पहले कुछ नहीं बताना आपने उसे, लेकिन अब उसके बाद आपने इंक्वायरी शुरू कर देनी है विदाउट नोटिस, पेंडिंग इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी शुरू कर दें। द बेसिस circumstances, situations, reasons, basis, ये 3-4 लफ्ज़ों से पेपर में सवाल आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लिख लिया करें, ऐसे 4-5 नंबर का कोई पेपर में सवाल आ जाए, फिर थ्योरी समझ ना आए और आप बाहर निकल गए यार ये तो मुझे चीज़ें याद थी, ये लिख के आनी थी, ओहो, फिर इस किस्म की चीज़ खतरनाक होती है। किस वजह से आपको मुलजिम करार दिया जा सकता है? नंबर 1, जिस पते पे आपने हमें कहा था कि आप हुआ करेंगे उस पते पे आप तो नहीं थे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन एट गिवन एड्रेस, या आप थे तो सही लेकिन आपने बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए थे और 4 बकरे और 2 गायें और 3 कुत्ते खड़े हुए थे, तो हम अंदर एंटर नहीं हो सके और आपने हमें अंदर एंटर होने से रोक दिया, रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, या आपने दरवाजे भी खोले, हमें बिठाया भी, चाय भी पिलाई, और जब हमने कहा रिकॉर्ड्स दिखाओ, आपने कहा सॉरी आप जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स मैं नहीं दिखा सकता आपको अपने। एबनॉर्मल हो गए आप, कभी आप अपने बाल खींच रहे हैं, कभी हमारे बाल खींच रहे हैं,
कभी आप बकरे पे बैठ रहे हैं, एबनॉर्मल हरकतें कर रहे हैं आप। तो 3 हरकतें एबनॉर्मल हैं। आज जो मैं बताने लगा हूँ 3 हरकतें एबनॉर्मल हैं, जल्दी आओ। पहली हरकत, इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे आपके। इनपुट आपको पता है ना मेडिकल में माइनस होते हैं, उससे टैक्स फिर कम देना पड़ता है। इन पूरे पाकिस्तान की चीजें आपने खरीदनी है, आपके इनपुट ही नहीं मुक रहे, ये एक एबनॉर्मल हरकत है। कॉन्टिन्यूस कैरी फॉरवर्ड, वो जो न्यूमेरिकल में कैरी फॉरवर्ड आता था 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से, हर वक्त ही कैरी फॉरवर्ड ही लगे होते हैं आप कि कैरी फॉरवर्ड करूंगा, इंशाल्लाह अगले महीने बहुत सी चीजें माइनस करूंगा। हद होगी, हुकूमत को भी कोई जमा कराएं। और सडन इंक्रीज इन सेल, आप कह रहे होंगे इंक्रीज इन सेल से तो हुकूमत खुश होगी। हाँ, लेकिन एक और बात भी तो हो सकती है ना कि सडन इंक्रीज अगर सेल में अभी हो गई है तो फिर हुकूमत ये क्वेश्चन पूछ सकती है, इसका मतलब है पास में आप झूठ बोलते रहे हो, पास में भी आपकी सेल ज़्यादा ही थी, हमें आप बता नहीं रहे थे आप। तो ये 2-3 हरकतें हैं जिनको क्या कहा जाएगा, बंदा एबनॉर्मल हो गया। मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम और मेकिंग सब्सटेंशियल सेल टू अदर ब्लैकलिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन्स। आप ऐसे लोगों से चीजें खरीद रहे हैं जो खुद मुल्जिम या मुजरिम है, या आप ऐसे लोगों को चीजें बेच रहे हैं जो खुद मुल्जिम या मुजरिम है, तो आप फिर सोहबत के असरात हैं। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, रिटर्न जमा नहीं करा रहे। और ऑन शिकायत ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर इलाका, या किसी और इलाके के कमिश्नर ने आपकी शिकायत लगा दी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 रीजंस नहीं है। एक आपने ना जी के बाद एच पॉइंट भी डालना है, वो ये वाला है असल में 3, पेपर में इसको भी डालाइएगा, ये भी एक रीजन है। पॉइंट एच, मुसलसल आपने 6 महीने से रिटर्न जमा नहीं कराई। If a registered person does not file return for 6 consecutive months, he shall be called as mulzim through system without notice. नोटिस नहीं दिया जाएगा आपको, पहले बताया नहीं जाएगा, बस डायरेक्ट आपको मुल्जिम करार दे दिया जाएगा। जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उसको भी क्या करार दे दिया जाएगा, मुल्जिम। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब सी बात है, कल हमने पढ़ा था कि जो 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उसे डी रजिस्टर कर दो। कल हमने पढ़ा था जो बंदा 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उसको डी रजिस्टर कर दो। आज हमने पढ़ा है कि जो बंदा 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उससे डी रजिस्टर ना करो बल्कि उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दो। अब इन दोनों में फ़र्क समझ लें, पहले मैं समझाऊंगा फिर नोट करवाऊंगा। कोई इंपोर्टर है बेचारा, 6 महीने से इंपोर्ट ही बंद कर दिया उसने, बस जाएँ उसको डी रजिस्टर करें, छोड़ने पड़े। कोई होलसेलर है बेचारा, 7-8 महीने से अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है, कॉमे में चला गया, बस जाएं उसको डी रजिस्टर कर दें, खत्म करें बात। होंडा एटलस कार है, 6 महीने से रिटर्न जमा नहीं करा रही है और धड़ाधड़ करोड़ों की गाड़ियां बेच रही है और 6 महीने से रिटर्न जमा नहीं करा रही, इसको डी रजिस्टर नहीं करेंगे आप। तो जॉब है, चलो तुम्हें डी रजिस्टर किया, इसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करेंगे, इसे मुल्जिम बनाएंगे और फिर जुर्म साबित हो गया तो इसे मुजरिम बनाएंगे। तो इन दोनों बातों में दिखने में एक लग रही हैं लेकिन असल में बातें डिफरेंट हैं। तो यहां पे लिख लें, इसने रिटर्न जमा करानी थी और 6 महीने से नहीं करा रहा, ये तो मुल्जिम है। फिर इसने रिटर्न जमा करानी थी और 6 महीने से नहीं करा रहा। जो भी समझ लें, सजेशन कर लें आप, रिकमेंडेशन को सजेशन। इन एनी केस उस बंदे के साथ तो जुल्म ही होना है ना, तो इसलिए मैंने इसको शिकायत का नाम दे दिया। ऐसी सिफारिश शिकायत जिससे अगले को नुकसान होना है। जी, और उधर क्या होगा, इधर ये लिख लें, 6 महीने से किसी इंपोर्टर ने इंपोर्ट ही छोड़ दी है, बस उसे डी रजिस्टर करें, फिर उसे क्यों तंग करना है आपने, उसे मुल्जिम मुजरिम के चक्कर में ना डालें, उसे कहे भाई जा यार तू। तो पेज 489 पे आके लिखें, लिखा हुआ है ठीक है,
पेज 489 पे बाकी लोग लिख लें जिन्होंने कल नहीं लिखा था। 6 महीने से किसी बंदे ने इंपोर्ट ही नहीं की तो उसको डी रजिस्टर कर दें, ख़त्म करें बात, लेट हिम गो। जाने वाले को कौन रोक सकता है? आप लोगों में से कल कौन नहीं आ रहा? ओके अच्छा मोहतरम, अब सस्पेंशन की सज़ा सुन लें। जनरल टायर वाले अपने बताए हुए पते पे मौजूद नहीं थे, या जनरल टायर वाले एबनॉर्मल हरकतें कर रहे थे, एक्सेसिव इनपुट ले रहे थे, कोई भी मसले थे, या जनरल टायर वाले जो है वो ऐसे लोगों से मुलाकात रखते थे जो लोग खुद बुरे थे, कोई भी वजह बन गई, तो जनरल टायर वालों को हमने मुल्जिम करार दे दिया। तो जनरल टायर वालों को मुल्जिम करार देते ही सज़ा ये मिलेगी कि जितना अरसा ये सस्पेंडेड रहेंगे उतने अरसे ये अपना न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट की इजाज़त नहीं होगी, और यही टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट आ जाएगा। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आउटपुट माइनस इनपुट, इनका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आउटपुट। तो जिस बंदे को मुल्जिम करार दे दिया उसका न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व होगा। अच्छा, कुछ इसके सप्लायर होंगे जो इसको रबड़ सप्लाई करते होंगे, क्योंकि ये आसमान से तो नहीं मंगवाते होंगे टायर का मटेरियल। कुछ इसके सप्लायर होंगे जो इसको रबड़ सप्लाई करते होंगे, और कुछ इसके बायर होंगे या कस्टमर जो इनसे चीज़ें टायर खरीदते होंगे। इनको कोई सज़ा नहीं देनी। होंडा से पूछा जाएगा, होंडा आपने इनसे कितने की खरीदारी की? मिसाल के तौर पर होंडा कहेगा ये मेरी वाली ही खरीदारी है, जो इनकी सेल है वो मेरी परचेज है, तो होंडा कहेगा ये मैंने इनसे खरीदारी की, तो होंडा को ये वाला इनपुट डेड हो जाएगा। बाकी होंडा का जो गाड़ी की सेल पे 17 लाख के 200 आया है, वो उसमें से टायर का इनपुट होंडा को माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो इन लोगों से खरीदी हैं चीज़ें। लेकिन होंडा को इंजन का इनपुट, शीशे का इनपुट, लोहे का इनपुट वो माइनस करने की इजाज़त होगी। तो 200 माइनस 20 नहीं, 200 माइनस 40, 160 रुपये होंडा जमा करवाएगा टैक्स के तौर पे। इसका सारा इनपुट डेड हो जाएगा क्योंकि ये खुद सस्पेंडेड है, और इसके बायर्स का वो इनपुट डेड होगा जो इसने सेल की हैं चीज़ें, जो इसने सेल की हैं और इन्होंने परचेज की हैं, तो इसका सिर्फ इतना डेड होगा। नोट कर लें, ये पॉइंट नंबर 4 और 5 है।
ओके पढ़े जी। अभी मैं खोलता हूँ दोबारा डायग्राम। इन केस वेयर बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन, इन केस वेयर होंडा एंड शौकत वाला बिलोंग्स टू अनदर इलाका, वो किसी और इलाके में है, एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल, ये तो बात ही कहीं और निकल गई है, दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल, और हमने सोचा उनको भी क्या कर दें मुलजिम करार दे दें। तो कमिश्नर अपने अब्बू को जाके बताएगा, अब्बू अब्बू वो इनके बायर और सप्लायर्स को भी मैं सस्पेंड करना चाहता हूँ। द कमिश्नर शैल इन्फॉर्म चीफ कमिश्नर टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स, कि अब आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दें फॉर सस्पेंशन ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑफ देम, देम कौन, बायर और सप्लायर। तो इन केस वेयर बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन्स belongs to other इलाका and they are to be suspended as well, कमिश्नर शैल बता द चीफ कमिश्नर टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। ये करो भाई अब इनको। सोहबत। ओके, पॉइंट नंबर 5, वो जो मैंने डायग्राम में समझाया है, पॉइंट नंबर 5 वो है नो इनपुट रिफंड शेल बी एडमिसिबल टू जनरल टायर। ये वो जो 4 रुपये आपको नजर आ रहा था, 4 रुपये जो नजर आ रहा था, नो इनपुट शेल रिफंड विल बी अलाउड टू द जनरल टायर, जनरल टायर को भी इनपुट डेड हो जाएगा। एंड सिमिलरली नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स, सिमिलरली नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स। तो पहले उसने लिखा है नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द सस्पेंडेड पर्सन, और फिर उसने लिखा है नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स। अब आगे उसने जो लफ्ज़ लिखा है वो पहले इधर से समझ लें। सिमिलरली नो इनपुट शेल बी अलाउड टू बायर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इशूड बाय सस्पेंडेड पर्सन। इसने तो सेल की होगी ना जिसको वो परचेज कर रहा है। Similarly, no input shall be allowed to the buyers on sale invoice issued by General Tyre. Similarly, no input shall be allowed to Honda on sale invoices issued by General Tyre. ये थोड़ी सी खतरनाक बात है। चाहे ये सेल पुरानी हो, चाहे ये सेल सस्पेंशन के बाद हो, चाहे ये सेल सस्पेंशन के अरसे के दौरान हो। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स में ज़रा देखेंगे तफसील से। तो ये सेल कोई भी हो सकती है, पुरानी सेल भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें मार्च के अंदर सस्पेंड हुआ है तो फरवरी वाली सेल भी डेड हो सकती है। हाँ, कोर्ट में जाके आप केस करें वो फिर अलग बातें हैं, लेकिन जुल्म हद से बढ़ भी सकता है कि आप पुरानी जो सेल्स हैं वो भी डेड, जो पुरानी जो सेल्स हैं वो जिसके लिए परचेज़ बनी है तो उनको आप क्या कर सकते हैं, डेड कर सकते हैं। प्रायर, आफ्टर और ड्यूरिंग, ये 3 लफ्ज़ याद करने। उसके साथ कुछ भी नहीं किया इसने, उस सप्लायर के साथ बस एक चीज़ की थी, ऊपर देख लो, हो सकता है उसको चीफ कमिश्नर को बता के उसे भी सस्पेंड कर दें। चलिए, आई होप सारे हज़रात तशरीफ़ ले आए हैं। तो अब जो मेन चीज़ है आज की
वो करते हैं। ओके, आप लोगों ने अगला पेज नहीं निकालना वरना आपका माइंड तो चलेगा नहीं। अच्छा जी, थोड़ी सी टेंशन चाहिए 10-15 मिनट। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिसीव्ड ऑन 1 मार्च 2019। जनवरी फरवरी के महीने में एफबीआर वाले आए थे और आपने उनको अपने प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने दिया था। तो 1 मार्च को एफबीआर ने कहा कि भाईजान आप तो मुल्जिम हो। 1 मार्च को आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया कि आप तो मुल्जिम हो। अब मुल्जिम को क्या किया जाता है? मुल्जिम को मिसाल के तौर पे थाने पकड़ के ले जाया जाएगा और एसएचओ के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, अब टैक्स वाले आपको शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। पहले आपके घर क्या भेजा है? सस्पेंशन ऑर्डर। अब आपके घर क्या भेजेंगे? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस इज नॉट इशूड बाय 8 मार्च, यानी 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर एफबीआर वाले आपके घर शो कॉज नोटिस भेजना भूल गए, तो फिर अब आप रिलैक्स हो जाएं। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शेल बिकम वॉइड, वॉइड एब इनिशो, यानी शुरू से ही समझा जाएगा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन दिया ही नहीं। तो इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करें। आप बकरा चोरी करते हुए, कोई बंदा बकरा चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया कि तुम मुल्जिम हो सकता है बाद में पता चले अपना ही बकरा लेके जा रहे हैं। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तुम मिसाल के तौर पे हो सकता है अब्बू ने मना किया होगा बाहर सैर नहीं करानी, वैसे गेट खोल के बाहर सैर कराते छुप छुप के जा रहा हो और लोगों ने समझा चोरी कर रहे हैं, तो अपने घर से लेके जा रहा था बाहर। तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिसीव हो गया 1 मार्च 2019 को, जिसमें आपको मुल्जिम करार दे दिया। मुल्जिम का मतलब यह है कि पुलिस वाले आपको पकड़ के थाने में ले गए। फर्ज कर लें पुलिस वाले आपको पकड़ के थाने में लेके गए और थाने में जाके पुलिस का रूल यह है कि 8 घंटे या 7 घंटे के अंदर अंदर आपने एसएचओ के सामने इसको पेश करना है। अब 7 घंटे तक पुलिस वालों ने सुस्ती की और आपको एसएचओ के सामने पेश नहीं किया। लॉ मेकर कहते हैं जाएं आप, बस जाएं, घर जाएं, रिलैक्स हो जाएं। पुलिस वालों का कसूर है, आपको पकड़ के ले आए, आपका टाइम ज़ाया करें, एसएचओ भी कोई नहीं आ रहा, आपको ऐसी टाइम आपका ज़ाया करेंगे। तो शो कॉज नोटिस ना इस टाइप की कोई चीज़ है कि शो कॉज, एसएचओ साहब पूछेंगे वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लें, तुम तो मुल्जिम हो तो वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लें। तो 7 दिनों के अंदर अंदर एसएचओ के सामने आपने पेश करना है। अगर पेश ना किया तो ये बंदा चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज कि आपको मुल्जिम करार दिया और मुल्जिम करार देने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर एसएचओ के सामने आपको पेश भी कर दिया। उसने ये पूछना है, एसएचओ ने पूछना है शो कॉज, वजह बताओ। शो कॉज नोटिस इज इशूड बाय 8 मार्च, 7 दिनों के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू हो गया। अब जब एसएचओ साहब आपसे पूछेंगे शो कॉज, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्यों ना तुम्हें मुजरिम करार दे दिया जाए, जरा वजह बताओ। आप इसके बाद क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे, टैक्स पेयर रिप्लाइड within 15 days. Taxpayer responded within 15 days. टैक्सपेयर ने रिस्पॉन्ड कर दिया 15 दिनों में। यानी क्या मतलब है? आपको मुल्जिम करार दे दिया गया, 7 घंटे के अंदर अंदर एसएचओ साहब आ गए, एसएचओ साहब ने कहा वजह बताओ क्यों ना एक्शन लिया जाए। आपके पास 15 मिनट है बोलने के लिए, मिसाल के तौर पे आपके पास 15 मिनट है बोलने के लिए। 15 मिनट में अगर आपने बोल दिया तो ठीक है, अगर आप चुप हैं
तो इसका मतलब है आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मान रहे हैं कि मैं मुजरिम हूं। अगर आपने 15 मिनट में ना बोला तो यू विल बी ब्लैक लिस्टेड, फिर तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी अब आप क्या करार दे दिए जाएंगे? मुजरिम। मुलजिम थे, पुलिस पकड़ के लाई, एसएचओ के सामने पेश कर दिया, एसएचओ ने कहा बोलो, आप बोल पड़े। आपने कहा अल्लाह ने जुबान दी है, बोलूंगा, आप बोल पड़े। अब आपके बोलने के बाद हो सकता है आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो टैक्स वालों की नजर में, हो सकता है सेटिस्फैक्ट्री ना हो सकता है आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है ना हो। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो ऐसी सूरत में शो कॉज नोटिस, या उसको करने लगे, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को करने लगे। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शेल बी रिवोक्ड। क्या मतलब? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैंसिल हो जाएगा, यानी अब आप मुलजिम नहीं है, क्योंकि रिप्लाई क्या है? सेटिस्फैक्ट्री। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नो, तो ऑफेंस आपका क्या हो गया? कन्फर्म। अब आप मुजरिम साबित हो गए हो। मुलजिम को लाया गया, 7 घंटे के अंदर एसएचओ के सामने पेश किया गया, एसएचओ ने कहा 15 मिनट में बोलो, आप 15 मिनट में बोले, आपके बोलने से वो मुतमईन नहीं हुआ, आपको मुजरिम करार दे दिया। सो द ऑफेंस इज कन्फर्म। अब अभी भी बचने का रास्ता है, अजीब सी बात है, अभी भी बचने का रास्ता है। अब आपके घर ना ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर भेजने, अगर आपके घर 90 दिन में ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर चला गया तो आप ब्लैक लिस्ट हैं, और अगर आपके घर सुस्ती कर दी टैक्स वालों ने और 90 दिन में ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर ना भेजा, फिर भी आप मजे करें, अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो टैक्स वालों ने अगला काम ये करना है, आपके घर ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर भेजने। कितने दिनों में? 90 दिनों में। असल में इसके पीछे कहानी ये होती है कि बहुत से लोगों का ना ऑफेंस कंफर्म हो जाता है सेल्स टैक्स में, तो 2-3 हज़ार लोगों का जब ऑफेंस कंफर्म हो जाता है ना, तो फिर टैक्स वाले खुद ही सुस्ती करते हैं, कहते हैं यार 2-3 हज़ार लोगों का ऑफेंस कंफर्म हो गया, बस 1500-1600 के घर लेटर भेज दो, बाकियों को छोड़ो यार, अब फिर कभी पकड़ लेंगे, एक एक के पीछे जाएं, क्या करें, थोड़ा थोड़ा टैक्स है सबका। तो कई दफ़ा टैक्स वाले खुद भी आपको छोड़ देते हैं। तो इसलिए ऑफेंस कंफर्म होने के बाद भी बचने का एक रास्ता है। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इज इशूड इन 90 डेज। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर 90 दिन में इशू कर दिया गया। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशूड इन 90 डेज, यस ही विल बी ब्लैक लिस्टेड। उसे ऐसे ड्रम में डाल दिया जाएगा जिसमें काला पेंट होगा, ही विल बी ब्लैक लिस्टेड। या ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इज नॉट इशूड। ये 90 डेज ना यहां से गिनने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ शो कॉज नोटिस, और ये जो 7 दिन है ना, ये यहां से गिनने हैं। अभी नोट करने का टाइम दूंगा। मुलजिम बनने के बाद एसएचओ के सामने पेश होने के लिए ये 7 अलग है, और एसएचओ के सामने पेश होने के बाद ब्लैक लिस्ट होने के लिए ये अलग है। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इज नॉट इशूड इन 90 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। तो अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? शो कॉज नोटिस वॉइड अब इशू हो जाएगा, ये वाला शो कॉज नोटिस विल बिकम void। शो कॉज नोटिस void हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कभी भी कोई ट्री बने ना, तो उसको पढ़ने का ये तरीका नहीं होता कि यहां से पढ़ना शुरू करें फिर इधर चले जाएं, यानी कि इधर देखें, इधर देखें, यहां से पढ़ना शुरू करें और इधर चले जाएं, फिर यहां से पकड़ के इधर आ जाएं, फिर यहां से पकड़ के इधर जाएं और इधर आएं, फिर यहाँ से पढ़ के इधर जाएं और फिर यहाँ से पढ़ के इधर जाएं। ये गलत तरीका है। अगर आपने ये सीखना है ना तो सारा पढ़ें, अगर आपने ये सीखना है तो सारा पढ़ें, अगर आपने ये सीखना है
फीस सारा पड़ा। तो एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। आपको मुल्ज़िम करार दे दिया गया, 7 घंटे में एसएचओ के सामने आपको पेश नहीं किया गया, आप जाएं, कोई मसला नहीं। आपको मुल्ज़िम करार दे दिया गया, 7 घंटे में एसएचओ के सामने पेश कर दिया गया, आपके पास 15 मिनट थे बोलने के लिए, आप नहीं बोले, आप मुजरिम हैं। आपको मुल्ज़िम करार दे दिया गया, 7 घंटे में एसएचओ के सामने पेश कर दिया गया, आपको बोलने को कहा गया 15 मिनट में, आप बोल पड़े, आपका बोलना सेटिस्फैक्ट्री है, आपको माफ़ कर दिया गया। आपको मुल्ज़िम करार दे दिया गया, आप एसएचओ के सामने पेश हो गए 7 घंटे में, आपको 15 मिनट दिए गए बोलने के लिए, आप बोल पड़े, आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, आप मुजरिम हैं। अगर ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर आपके घर आ जाएगा तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं, नहीं आएगा तो आप आज़ाद हैं। लेकिन ये एसएचओ और इससे तो बाहर निकला है ना, और 7 घंटे और इन चीज़ों से और 15 मिनट से भी बाहर निकला है। आपको मुल्ज़िम करार दे दिया गया, वजह क्या बनी? आप अपने पते पे मौजूद नहीं थे, या आप अपने पते पे मौजूद थे, आप हमें एंटर नहीं होने दे रहे थे अंदर। यही तो 4 5 6 7 वजह पड़ी है ना। ये मुसलसल 6 महीने से आप रिटर्न जमा नहीं करवा रहे, आपको मुल्ज़िम करार दे दिया गया। इस वजह से टैक्स वालों ने शो कॉज नोटिस भेजना होता है आपके घर, भेजना भूल गए, आप रिलैक्स करें। लेकिन अगर उन्होंने भेज दिया नोटिस और आप उसके बाद 15 दिन में रिप्लाई भी कर दिया सेटिस्फैक्ट्री, तो फिर आप आज़ाद हैं। लेकिन अगर उन्होंने नोटिस भेजा और आप रिप्लाई नहीं कर सके, फिर आप मुजरिम हैं। अच्छा, उन्होंने नोटिस भेज दिया, आपने 15 दिनों में रिप्लाई कर दिया, लेकिन वो रिप्लाई मुतमईन नहीं है, तो अब आपका ऑफेंस क्या हो गया? कंफर्म हो गया। तो ये 7 दिन और 90 दिन जरा नोट कर लें, सर्कल जो मैंने लगाया। ओके, जी। एफबीआर सुस्त था, ये बातें लिखनी है अगले सफ़े पे, तो लिख लें। एफबीआर सुस्त था, एसएचओ को नहीं बुलाया, और इधर तो एफबीआर चुस्त था, चुस्त। इधर टैक्स पेयर हैप्पी हो जाएगा ना, क्योंकि उसे आज़ाद कर दिया गया। अच्छा, ये ज़रा लिख लें, टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। इधर टैक्स पेयर सैड होगा, ही विल बी ब्लैक लिस्टेड।
इधर टैक्स पेयर हैप्पी होगा क्योंकि रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, अगर जुर्म साबित हो जाए 90 दिनों में एफबीआर वाले ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर भेज दें तो एफबीआर वाले तो बड़े तेज निकले फिर। और अगर 90 दिनों में एफबीआर ने ऑर्डर नहीं भेजा तो फिर तो एफबीआर वाले सुस्त निकले हैं। Blacklisting order is issued in 90 days of show cause notice। यहां भी लिख लें Blacklisting order not issued in 90 days of show cause notice। टैक्स पेयर सैड है हैप्पी है? अच्छा, यहां थोड़ी एहतियात करनी है कि सस्पेंशन ऑर्डर वॉइड एब इशू होगा और यहाँ सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक होगा। ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम है, दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। और यहाँ शो कॉज नोटिस वॉइड होगा, यहाँ सस्पेंशन ऑर्डर वॉइड होगा, यहाँ शो कॉज नोटिस वॉइड होगा और यहाँ सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक होगा। जी, अगला काम हमारा ये है कि ये जो सारी बातें ना इनको ढूंढना है कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। अभी आपने हाईलाइट नहीं करना, मैं आपको एंड पे मौका दूंगा हाईलाइट करने का। द कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू आ शो कॉज नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ढूंढे कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन एसएचओ के सामने पेश करेगा। कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शेल इशू अ शो कॉज नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो दोनों बातें 7 दिनों के अंदर कमिश्नर पेश करेगा, शो कॉज नोटिस देगा इसको। किसके 7 दिनों के अंदर? सस्पेंशन ऑर्डर के। टू गिव an opportunity of hearing within 15 days of issuance of notice। कमिश्नर विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। कमिश्नर कहेगा मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, परेशान ना हो। कमिश्नर विल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, तुम्हारी बात मैं सुनूंगा इन 15 days ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज। मेरे सामने आ जाओ तुम, तो एसएचओ कहेगा 15 मिनट में बोल लो जो भी बोलना है। तो 15 दिन में टैक्स पेयर अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोल सकता है। टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, अपॉर्चुनिटी मौका दिया जाएगा बोलने का शो कॉज नोटिस के 15 दिनों के अंदर, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट he will be blacklisted if there is no response to the notice। clearly indicating that he will be blacklisted। घर से ना एक कोई लेजर लाइट लाया करें, कोई 2-4 बंदे पकड़ के ना ऐसे फिर लेजर से इशारा करके बता दें ये चीज़ है असल में। clearly indicating that he will be blacklisted if there is no response to the notice। ये वाली बात करें ना, clearly indicating that he will be blacklisted if there is no response to the notice। मजे का बड़ा है, he will be blacklisted if there is no response to the notice। मजा, he will be blacklisted if there is no response to the notice। उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा अगर किसको रिस्पॉन्ड ना करे, नोटिस को रिस्पॉन्ड ना करे। चलो जी, ये ढूंढे
In case show cause notice is not issued within 7 days of order of suspension. In case show cause notice यानी एसएचओ के सामने पेश नहीं किया आपको 7 घंटे में. In case show cause notice is not issued in 7 days of order of suspension, the suspension order will become void ab initio. अच्छा, किताब में ना अगर आप जाके देखें, इन पॉइंट्स का रेफरेंस दिया हुआ है मैंने, अगले सफ़े पे जाके देखें, इन पॉइंट्स का रेफरेंस साथ साथ दिया हुआ है. ओके, वापस आ जाए. ये ढूंढे. On receipt of reply to notice, if commissioner is mutmain, he may revoke the order of suspension. In receipt of reply to notice, if commissioner is mutmain, he may revoke the suspension order. Suspension order को revoke कर देगा. If the offence is confirmed, the commissioner shall issue a blacklisting order. अगर offence confirm हो जाए तो blacklisting order issue कर दिया जाएगा. शो कॉज नोटिस इसको काट दें. The order of blacklisting shall be issued within 90 days of issuance of show cause notice. Otherwise, show cause notice will become void ab initio. The order of blacklisting shall be issued within 90 days of issuance of show cause notice. Otherwise, show cause notice will become void ab initio. चलें जी, अब ये सारा हाईलाइट कर लें, फिर जो बाकी बातें रह गई हैं वो पढ़ लेते हैं. जी, पॉइंट नंबर 6. अगर आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड ना किया तो भी आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
अगर आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया तो भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ये बात ऊपर भी लिखी हुई थी। अगर आपने प्रेमिसेस में एंटर ना होने दिया तो भी आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और एनी अदर रीज़न स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। तो ये जो पॉइंट 4 है ना, ये बेसिस हैं या रीज़न्स हैं या सिचुएशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं ब्लैक लिस्टिंग के, और वो वाले किसके थे? सस्पेंशन के। ये जो पॉइंट 6 है VI, अच्छा ये जो ऊपर 4 और 5 था ना, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे सस्पेंशन के, यानी सस्पेंशन की सज़ा। मुल्ज़िम और मुजरिम, हाँ ऑलमोस्ट सेम रीजन है, आप सही कह रहे हो। बस सबको जब वो पूछेगा तो वो वाली 8 ना लिखा ना, वरना ये वाली 3-4। असल में इनमें ना नोटिस एक दफ़ा आ चुका होता है, तो यानी नोटिस आने के बाद भी अगर आप रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे ना, सस्पेंशन ऑर्डर आने के बाद भी, तो फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा रिकॉर्ड ना दिखाएं तो आपको पहली दफ़ा रिकॉर्ड ना दिखाएं और प्रेमिसेस में एंटर ना होने दें तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अगर आप सस्पेंड हो गए हैं और फिर भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हो, प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने दे रहे, फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। समझ आएगी? ओके। ये तो 20 में ऐसी एक बात आ गई, VIII। कई दफ़ा ऐसा होता था कि टैक्स पेयर अपने पते पे मौजूद नहीं होता था, तो फिर अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मिल नहीं रहा और कॉलेज वाले कुछ उसे बताना चाहते हैं तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिख के लगा दें। अब क्या करें, वो बच्चा ही नहीं मिल रहा, फ़ोन ही बन जा रहा है, कोई और मसला है। कल कलाम को बच्चा आके कॉलेज वालों को कुछ कह दे तो कॉलेज वाले कहेंगे यार आप नहीं मिले थे, हमने नोटिस बोर्ड पर लिख के लगा दी थी, जो आपकी बात थी वो बस ख़त्म होगी बात। तो अगर एक बंदा मिल ही नहीं रहा अपने पते पे तो उसका क्या करें? इफ़ सस्पेंडेड पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल एट गिवन एड्रेस, अगर आप अपने एड्रेस पे हैं ही नहीं, सस्पेंडेड पर्सन मुल्जिम, तो द नोटिस कौन सा? शो कॉज नोटिस में बी फिक्स्ड, स्टेपल करके लगा दें, ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ बड़ा टैक्स का दफ्तर जहाँ कमिश्नर बैठा होता है, या छोटा टैक्स का दफ्तर अगर आप छोटे इलाके में हैं। तो FBR के अंदर जो नोटिस बोर्ड लगा होगा वहाँ आप लिख के लगा दें, स्टेपल कर दें, गोंद से लगा दें, फिक्स। अच्छा, केस चले, सब कुछ चले, वो फिर हो भी जाता है रिफंड। अच्छा जी, पॉइंट 1, इफ द ऑफेंस इज कन्फर्म द कमिश्नर शैल इशू ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग एंड शैल स्टार्ट लीगल एंड पीनल एक्शन, यानी कि जेल में भी डाला जा सकता है, कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, जुर्माना भी डाला जा सकता है। ये जो ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग होता है ना, ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सेल्फ स्पीक करता है। आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो ये सेल्फ स्पीक करता है। यानी आपके घर ब्लैक लिस्टिंग का जब ऑर्डर आएगा ना, तो जब तक डाकिया के हाथ में होगा वो नहीं बोलेगा, आपके फिंगरप्रिंट्स को जज करेगा। जैसे ही यार मैंने गालते कर दे, तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे ना, ये बोलना शुरू करेगा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये टच से बोलेगा, सेंसर होंगे इसमें। तो इस ऑर्डर का नाम क्या होगा? सेल्फ स्पीकिंग। ये जो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर है ये बोलता है। अब आप इसको पकड़ के बैठ जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, मेरे खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकती है।
यानी ये ऑर्डर बोलेगा, आप इसको जब टच करेंगे ना तो ये बोलेगा मेरे खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर आपको मसला है, आप ब्लैक लिस्ट हो गए हो, तो ठीक है, आप कोर्ट में चले जाओ, अपील कर लो। तो फिर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। थोड़ी देर बाद आपके बच्चे आएंगे, अबू ये क्या चीज़ है अबू, तो ये सेल्फ स्पीक करेगा, यानी कि मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। पॉइंट 2 पढ़ लें। अच्छा, कितने लोग सीरियस समझे थे वैसे? ये शायद एक अजम्पशन ली जा रही है, सफ़ा बोलेगा नहीं, शायद एक अजम्पशन ली जा रही है। पुराने ज़माने में, अब तो पता नहीं, दूसरी क्लास में तो किसी ने बात मानी भी नहीं थी। बहुत ही पुराने ज़माने में शायद ऐसा होता था, ईद के कार्ड मिलते थे, उनको आप खोलते थे तो म्यूज़िक बजता था। तो शायद आप लोगों की क्लास में किसी ने ऐसा कार्ड को देखा हो ज़िंदगी में। हाँ, तो वो ये इस किस्म का शायद कोई सफ़ा है ये। पॉइंट 2, द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। बहरहाल ये एक अजम्पशन है कि ये ऑर्डर बोल सकता है, यानी आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। यानी परेशान नहीं हो ना, अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं ब्लैक लिस्ट होने के बाद, तो आप चले जाएं कोर्ट पहन के। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग में क्या क्या लिखा होगा, यानी कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग में लिखा होगा रीजंस फॉर ब्लैक लिस्टिंग, आपको क्यों ब्लैक लिस्ट किया हमने, ठीक है जी। और कोई बात, द टाइम पीरियड, वो अरसा फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट, जिसमें इनपुट का रिफंड ऑफ ब्लैकलिस्टेड और हिज बायर्स, वो जो डायग्राम हमने बनाई हुई है, द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट ऑफ जनरल टायर एंड होंडा शेल बी इनएडमिसिबल। अब एग्जैक्टली महीने बताए जाएंगे। द टाइम पीरियड फॉर विच द इनपुट ऑफ, अब ये सस्पेंडेड तो नहीं था, अब तो ये ब्लैक लिस्टेड हो गया है, इन द इनपुट ऑफ ब्लैक लिस्टेड एंड हिज बायर्स विल बी डेड, वो सा बताया जाएगा। एंड एनी टैक्स टू बी पेड और पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड, और अगर आपने कोई टैक्स टुक्स जमा कराना होगा वो बताया जाएगा। बस चलें ओवर करें, ये आखिरी चीज़ है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, बोलें, ब्लैक लिस्टिंग। वो पहले किसके कॉन्सिक्वेंसेज थे, सस्पेंशन के। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, यानी अब चर्चा किया जाएगा, गली गली में शोर है, जनरल टायर चोर है। चर्चा किया जाएगा, ड्रम पीटे जाएंगे, जगह जगह बताया जाएगा। सुनने में आ रहा है वैसे एफबीआर ये काम शुरू करे, अब जो टैक्स ने दिया करेगा उसके घर के बाहर जाकर ड्रम पीटा जाएगा। पॉइंट 4, मोहल्ले में बदनामी कहते हैं ना इसको। पॉइंट 4, अब देखें ये जो ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर, इसकी कॉपियां बनाई जाएंगी। चर्चा तो ऐसे ही हो सकता है ना। सबसे पहली बात है इसकी 170-70-80 कॉपियां बनाई जाएं। कॉपीज ऑफ ऑर्डर शैल बी सेंड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर अभी नोट नहीं करना, रजिस्टर्ड पर्सन को भेजा जाएगा, बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तर में भेजा जाएगा, और ये लोग अपने रिफंड सेक्शन में भेज देंगे। जैसे कॉलेज में नहीं होता फीस सेक्शन, रिफंड सेक्शन, एडमिन सेक्शन, टेस्ट सेक्शन, तो ये अपने रिफंड सेक्शन में भेज देंगे ये सफ़े, ताकि रिफंड ना हो टैक्सेस उन दोनों लोगों को। फिर ये जो एलटीजूज और आरटीओ हैं ना, ये ऑफिसर्स को बताएंगे, पूरे पाकिस्तान के ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, कि तलाश करो, पूरे पाकिस्तान के ऑफिसर्स को बताया जाएगा, तलाश करो कि जनरल टायर ने सिर्फ होंडा को ही टायर बेचे हैं या सुजुकी को भी टायर बेचे हैं
या इन्होंने किया गाड़ियों वालों को भी टायर बेचे हैं, तो जगह 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 ना इनके आप बायर तलाश करो, पूरे पाकिस्तान में इनके बायर तलाश करो और बायर तलाश करके उनका इनपुट आप अपडेट करो इनके बायर्स का। तो सबसे पहले कौन किसको बताएगा? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर सबसे पहले किसके घर भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन के घर, और साथ बड़े बड़े और छोटे छोटे टैक्स के दफातर में भेज दिया जाएगा। जब ये पहुंच जाएगा यहां पे, तो ये लोग आगे भेजेंगे ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को। अब ऑफिसर्स क्या करेंगे? ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू याद है ना, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये तो दिखाया था आपको चैप्टर 15 के स्टार्ट में लिखा हुआ है। ऑफिसर्स कौन होते हैं? चैप्टर 15 के स्टार्ट में लिखा हुआ है ऑफिसर्स कौन होते हैं। एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये कमिश्नर के सबऑर्डिनेट होते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? जगह जगह इसके बायर ढूंढेंगे और बायर ढूंढ के ऑफिसर्स विल नाउ रिजेक्ट इनपुट्स ऑफ, बोले रिजेक्ट इनपुट्स ऑफ बायर्स। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके? ब्लैक लिस्टिंग की। पहले बड़े बड़े दफ्तरों में बता दिया जाएगा, बड़े बड़े दफ्तर हर छोटे छोटे कमिश्नर को भी बता देंगे, और फिर वो सारे के सारे उनके बायर्स को ढूंढ के उनका इनपुट ऐड करेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन से मिला दे जनरल टायर, उसको बता देना तुम ब्लैक लिस्ट हो गए हो। ऐसा ना हो कि सबको पता चल जाए, उसे ना पता चले। Copies of order shall be sent to registered person, general tire, and all other LTUs or RTOs। और FPR कंप्यूटर सिस्टम में भी बता दें। अगली बात मैंने डायग्राम में नीचे नहीं लिखी। अब ये LTUs RTO क्या करेंगे? अपने रिफंड सेक्शन को बता देंगे कि रिफंड ना करना, या कोई ऑडिट सेक्शन होगा उनको बता देंगे। ये बात मैंने नीचे नहीं लिखी। अब ये अगली बात, all LTUs RTOs shall now circulate the copies of order along with list of sales invoices, along with list of sales invoices issued by blacklisted persons। अच्छा, इसमें जो मेन बात है वो ये है, LTUs RTOs shall circulate copies to all officers of inland revenue। वही जो मैंने नीचे भी लिखा, all LTUs RTOs shall circulate copies of order along with list of invoices। इसको ब्रैकेट में लेने के लिए लिखना जरूर है। all LTUs RTOs shall circulate copies of order along with list of invoices issued by blacklisted person। list of invoices कौन सी होंगी? बिल इशू की हैं जो उसने। ये किन ऑफिसर्स को भेजी जाएंगी? in whose इलाका their buyers are। ये किन ऑफिसर्स को भेजी जाएंगी? जिस यानी कि जनरल टायर के जहां जहां बायर हैं, यानी कि जनरल टायर के बायर होंडा होगा, किया गाड़ी वाले होंगे, सुजुकी वाले होंगे, इनको भेज दी जाएगी वेयर देयर बायर्स आर। अब कौन क्या करेगा? अब इस वक्त कॉपीज किसके पास हैं? पहले LTU RTO के पास थी, उन्होंने किसको भेज दी? ऑफिसर्स को। अब ऑफिसर्स किसको भेजें? ऑफिसर्स ने किसी को नहीं भेजनी। ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट, बिलों की लिस्ट आ गई अब किस किस को सेल किया।
Officers receiving the list shall now issue notices to the buyers for rejecting their input. अब ये लोग इनका इनपुट डेड करेंगे ऑफिसर्स, नोटिस अब इनको भेजेंगे, वजह बताओ, शो कॉज। अब ये वो वाला शो कॉज नहीं है जो व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ है, ये अब नए शो कॉज नोटिस बनने लगे हैं। होंडा वजह बताओ क्यों ना तुम्हारा इनपुट डेड कर दें, किया गाड़ियों वाले वजह बताओ क्यों ना तुम्हारा इनपुट डेड कर दें। The officers shall now issue show cause notices to the buyers for rejecting input. Input claimed on sales invoices of blacklisted person, ये बात तो पता चल गई होगी आपको। तो for rejecting input and further officers will decide the matter through a self-speaking appealable order. फिर इसके बाद वो कोई ना कोई फैसला सुनाएंगे, अगर उस फैसले के खिलाफ भी आपने अपील करनी है तो आप चले जाएं कोर्ट में, कोई मसला नहीं। इन द एंड यानी ऑफिसर्स इसका कोई ना कोई डिसाइड करेंगे कि अब होंडा के साथ क्या करना है। अगर इस पर भी होंडा को एतराज़ है तो होंडा कैन गो एनीवेयर, कोर्ट में जाए अपील कर ले। वो फिर अगली इनकी अलग से कहानी चलेगी। अच्छा, जो रिदम बनेगा चीज़ का, वो 4 चीज़ें हैं असल में, रीजंस ऑफ सस्पेंशन और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सस्पेंशन और रीजंस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, ये 4 चीज़ें हैं। ये तो रीजंस ऑफ सस्पेंशन है, इसमें मैंने कहा था 1 का ABCDEFG भी डालना है और 3 भी डालना है। और ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सस्पेंशन है 4 और 5 में। 6 में रीजंस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग है और 4, 5, 6 में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग है। और ये है कम्युनिकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, पॉइंट 2 जी के नीचे, कम्युनिकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। कम्युनिकेट कर दें, बता दें। फ्रीज तो नहीं हो गए सारे? अच्छा, इसमें आप देख लें पास पेपर का कौन सा सवाल आया हुआ है। सिक्सटी 64 का बी, फोर का बी, भाई ये सेल्स टैक्स याद कर लीजिएगा, जितना भी है सैटरडे को दिन रख के ना उसको याद कर लें। सेल्स टैक्स और पहले 3 चैप्टर में से फिर कोई सेल्स टैक्स में से अगर 30 नंबर का सवाल आता है, 15 की थ्योरी, 15 का न्यूमेरिकल, तो फिर पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर का, तो यहाँ से 40 मार्क्स तो आपके हो जाते हैं। और लास्ट टाइम तो उसने ज़बरदस्ती काम कर दिया, 8 नंबर का सिर्फ सेल्स टैक्स और न्यूमेरिकल दिया, थ्योरी उसने टका के पूछ ली। पॉइंट बी, वेयर अ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैविंग जुरिसडिक्शन, जहाँ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का आपके इलाके का है, इज मुतमईन दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज इशूड अ फेक इनवॉइस, ओ तेरी खैर, हैज इवेडेड टैक्स, हैज कमिटेड अ फ्रॉड, ही मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन विदाउट प्रायर नोटिस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी। आप उसे कहें यह थे मैं याद की दासी। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder, state any 4 bases of such satisfaction which allow commissioner to suspend registration। बता दें क्या बेसिस हैं जो कमिश्नर को अलाउ करती हैं कि तुम रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दो। ABCDEFG में से कितनी लिखनी थी? तो 4 लिखनी थी। ये ना हो कि इसी को आप 3 बना के आ जाए। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल सच एज एक्सेसिव इनपुट, नंबर 2 एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल सच एज कॉन्टिन्यूस कैरी फॉरवर्ड। सिक्सटी 63 का बी,
एक्सप्लेन द टर्म टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड। वही सारा जो कल हमने पढ़ा था, सब कुछ ही पूछ लिया। 6 नंबर का टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। जो हजरात कहते हैं इस अटेम्प्ट के अंदर सवाल आ गया, अगली अटेम्प्ट के अंदर ये नहीं आएगा, चलो ये तो छोड़ के चले जाएं, वो देख लें। ये मार्च 18 में भी सवाल आया और फिर सितंबर, और मार्च 18 में भी और सितंबर 18 में भी एज इट इज सवाल कॉपी हुआ है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करते हैं आप लोग, तो नहीं ऐसा करते ना कि ये पिछली दफ़ा आ गई चीज़ इस दफ़ा नहीं आएगी, पता नहीं, ये अपनी तरफ से लगे होते हैं। अच्छा पिछली दफ़ा बिजनेस मैन मेडिकल आया टका के, इस बार सेल्स टैक्स का, इस दफ़ा सैलरी का शायद आएगा टका के। अच्छा AOP का नहीं आया पिछली दफ़ा, शायद AOP का आया, क्या लगे होते हैं। चलो यार बस करो।